हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें। दैट वुड बी ए ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। चलिए देखते हैं आगे। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रहे हैं जीएस के फॉर बीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज ये पार्ट है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। ध्यान रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर श्रीज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो इसमें पहला तो विक्रमशिला कौन बनवाया? धर्मपाल जी ने, ये तो पता है, ये पता चल गया यहाँ से व्याख्या से। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दीपंकर श्रीज्ञान है वो क्या थे? विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तंजौर स्थित राज्य राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए ललितादित्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी राजराव प्रथम, डी राजेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजराव प्रथम। देखा देखते हैं। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण मेरु के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना है। इसमें देखिए, इसमें दो तीन पॉइंट निकल के आ गया। पहला तो किसने बनवाया? राजा प्रथम ने बनवाया। उसके बाद क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं कि 11वीं शताब्दी में बना, ये तो ठीक है। ये भगवान शिव को समर्पित है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इसे दक्षिण मेरु के नाम से जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है, जो एकमात्र मंदिर है ऐसा जो ग्रेनाइट से बना है। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। जब भी पेपर टफ पूछ बनता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है विकेट। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? ए प्रतिहारों ने, बी पुष्यभूतियों ने, सी चंदेलों ने, डी तोमरों ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंदेल। व्याख्या देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया। यह मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के अद्भुत उदाहरण है, जिसमें संपूर्ण मंदिर का निर्माण विशाल चबूतरे पर किया गया है। यहाँ के मंदिरों की नक्काशी हिंदू जीवन शैली के चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाती है। यह मंदिर अपनी कामुक भाव से युक्त मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो पहला तो ये आप ध्यान रखें, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को कौन बनवाया? चंदेलों ने बनवाया था। उसके बाद ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है और उनके चार पुरुषार्थों को दर्शाती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे खजुराहो के मंदिर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? ए पाल, बी राष्ट्रकूट, सी वाकाटक, डी गुर्जर प्रतिहार, ई कोई नहीं है। ऐसे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लेते हैं। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। इसका शासनकाल 775 से 800 ईस्वी तक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है? ए पाल वंशी रामपाल से, बी चालुक्य वंशी विक्रमादित्य से, सी गुर्जर प्रतिहार वंश के रामचंद्र से, डी परमार वंश के भोज से। ये हो जाएगा
इसका ऑप्शन नंबर है पालवंशी रामपाल। व्याख्या देख लेते हैं इसका। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध पालवंशी रामपाल से था। संध्याकर नंदी पाल राजाओं द्वारा आश्रय प्राप्त एक विद्वान थे। इन्होंने अपने ग्रंथ रामपाल चरित या रामचरित में राजा रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में पाल शासकों को समुद्र देव की संतान कहा गया। इस ग्रंथ में बौद्ध साहित्य की उन्नति और तिब्बत से भारत आए विद्वानों का वर्णन मिलता है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक पाल शासक धर्मपाल ने किया था। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र पाल शासकों के अधीन बिहार राज्य में स्थित है। इसमें आप 2-3 पॉइंट ध्यान रख लेंगे। पहला तो ये पालवंशी रामपाल किससे रिलेटेड था, रामचरित या रामपाल चरित। उसके बाद आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक पाल शासक धर्मपाल ही था। ठीक है। उसके बाद जो रामचरित ग्रंथ है या रामपाल चरित ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पाल शासकों को समुद्र देव की संतान कहा गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र में निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ए बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात, डी तमिलनाडु, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी नैनपाल, डी नरेंद्रपाल। अभी हमने व्याख्या में देखा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ए विजयालय, बी करिकाल, सी आदित्य प्रथम, डी राजा प्रथम, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 71 ईस्वी तक था, जिसकी राजधानी तंजौर थी। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लवों के सामंत थे। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूर्यमर्दिनी देवी दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया। तो इसमें एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको। पहला चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय है। उसके बाद इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर या तंजावुर थी। और 9वीं शताब्दी में क्या थे? पल्लवों के सामंत थे। और जो विजयालय है, इसने नर केसरी की उपाधि धारण की थी और इन्होंने दुर्गा माता का मंदिर बनवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कुछ पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ए शिखर, बी गोपुरम, सी देवालय, डी मंडप, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपुरम। आप ध्यान रखेंगे क्या पूछा, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, तो ये गोपुरम हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि चोलों के पश्चात तमिल प्रदेश में पांड्यों का शासन स्थापित हुआ और मंदिर निर्माण शैली में नवीनतम प्रयुक्तियों का आविर्भाव हुआ। पांड्यों के काल में शिल्प कौशल को मंदिर के सहायक तथा बहिर्वर्ती भागों पर केंद्रित किया गया। मंदिरों के प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहते हैं, मध्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं है, अपितु ये गोपुरम ही है। गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन होता है, जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई में क्रमशः कम होता है। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा क्या कि जो गोपुरम था वो आकर्षक द्वार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। मिलेगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? ए सेठ, बी चेट्टी, सी पाड़ी, डी नायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेट्टी। व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत में साहूकारों को चेट्टिया या शेट्टी कहा जाता है।
इस क्वेश्चन देखते हैं। परमार वंश को स्थापित किया है। ए उपेंद्र, बी भोज, सी सिंधुराज, डी वाकपति मुंज। तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि स्थापना उपेंद्र ने की थी और सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा था वो था राजा भोज, और राजधानी क्या थी? धारा नगरी। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी राजेंद्र चोल प्रथम, डी सभी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी राजराज प्रथम का पुत्र था। इसने विजयोत्तुंग वर्मन को पराजित कर जावा, सुमात्रा एवं मलाया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसने गैगेकोंड चोल, वीर राजेंद्र, मुडिगुड चोल आदि उपाधियां धारण की थी। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? ए हज्जाज, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी दाऊद खान, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? देखिए सफल की बात कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। व्याख्या देख लें। सिंध पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय हुआ, परंतु यह असफल रहा। सिंध पर पहला सफल आक्रमण ईरान के गवर्नर अल हज्जाज के सेनापति एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। तो मैंने बोला था ना कि देखिए कि उसमें क्या पूछा है कि सफल, तो सफल मोहम्मद बिन कासिम का था। अगर बस प्रथम पूछता तो फिर हम खलीफा उमर के समय जो हुआ था वो करते, जो कि 636 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ए कल्हड़, बी विल्लड़, सी जयानक, डी चंद्रवरदाई। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रवरदाई। हम सब लोग जानते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। दिल्ली के व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की चंद्रवरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। जहाँ इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के शौर्य, साहस एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, वहीं इसमें पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में लिखा है। विल्लड़ की प्रमुख पुस्तक विक्रमार्क देवचरित है, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। तो ये पृथ्वीराज रासो के लिए तो हो गया, लेकिन इसमें बाकी जो तीन ऑप्शन देते कल्हड़, जयानक, विल्लड़, इनके बारे में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे ये इन्होंने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में लिखा है। विल्लड़ की प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देवचरित है और जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी नदिया, डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी नदिया। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड केंद्र नहीं था। व्याख्या देख लेते हैं। विक्रमशिला अध्ययन केंद्र में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने 775 से 810 ईस्वी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भी यहाँ अध्ययन करने आया था। प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों में ओदंतपुरी, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। नदिया हिंदू धर्म का केंद्र था। तो अब देख सकते हैं कि नालंदा, विक्रमशिला ये तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, बट जो नदिया था वो हिंदू धर्म से था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ए धरड़ी, बी संग्राम धनंजय,
सी बालपुत्र देव, डी चूड़ामणि वर्मन, ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। व्याख्या देख लेते हैं। पाल वंशीय शासक देवपाल ने 810 से 850 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। यह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को परास्त किया था। बिहार के ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय जावा के शैलेंद्र वंशीय बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव की आमदनी दान में दी गई थी। बौद्ध विद्वान वीर देव को नालंद विहार का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे जब भी क्वेश्चन करते हैं और व्याख्या में आपको नए पॉइंट्स मिलते हैं तो नोट्स जरूर बनाएं और उसे रिवाइज करते रहें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम था? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगिणी। ये हमने पढ़ा था अभी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। व्याख्या देखते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ थे। कल्हड़ कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे। राजतरंगिणी में भारत के प्राचीन इतिहास का व्यवस्थित उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक को भारत का प्रथम ऐतिहासिक साहित्य कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि राजतरंगिणी को क्या कहा जाता है? प्राचीन इतिहास, सॉरी, भारत का प्रथम ऐतिहासिक साहित्य कहा जाता है। लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह 1127 से 1159 के समय में लिखित राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक। प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। चौथे से लेकर छठे तरंग के कारकोट एवं उत्पल वंश का वर्णन। 7वें तथा 8वें तरंग में लोहार वंश का वर्णन है। तो ये पॉइंट्स नोट करते जाएंगे और ध्यान में रखेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? ए 1021 ईस्वी, बी 1022 ईस्वी, सी 1025 ईस्वी, डी 1027 ईस्वी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1027। सुबुक्तगीन की विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों पर हुआ। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि लास्ट आक्रमण कब था? 127 में किया था और शुरू कब किया था? 1001 में। 17 बार आक्रमण किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। सी पल्लव काल में ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ। चालुक्य काल और द्रविड़ काल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ऐहोल के प्राचीन रॉक कट मंदिरों में सबसे खास यह स्थित दुर्गा मंदिर माना जाता है। माता दुर्गा को समर्पित इस मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में द्रविड़ शैली में किया गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि दुर्गा मंदिर का निर्माण कहाँ था? चालुक्य काल में था। इसका जो संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे और ये वास्तुकला और द्रविड़ शैली को दर्शाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए विविध में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका विविध, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? ए मोहम्मद गौरी, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। एक सेकंड, व्याख्या देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यह युद्ध थानेश्वर से 14 मील दूर सरसिंह किले के पास हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से पराजय मिली। तो अब ध्यान रखेंगे पहला कब हुआ था? 1191, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और जो द्वितीय युद्ध था 1192, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता की
गुफाएं किस राज्य में हैं? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो ये हम सभी जानते हैं कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध को समर्पित हैं। इनमें 29 गुफाएं हैं और जो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इन्हें 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ए मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी गुप्त वंश, डी कुषाण वंश। तो ये हमने पढ़ा था जब गुप्त काल पढ़े थे हम कि गुप्त वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें अगर कार्यकाल देखें तो मौर्य वंश का 323 से 184 ईसा पूर्व था। शुंग वंश का 184 से 75 ईसा पूर्व था। और गुप्त वंश का 275 से 550 ईस्वी तक था। कुषाण वंश जो थे वो प्रथम शताब्दी के थे। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? गुप्त वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा बद्रीनाथ धाम कहाँ है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह राज्य में स्थित 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का मंदिर है और माना जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? ए भारत तिब्बत कला, बी भारत कंबोडिया कला, सी भारत चंपा कला, डी भारत जावा कला। ये कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत जावा कला। बोरोबुदूर स्तूप इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। इसका निर्माण शैलेंद्र वंश के शासकों द्वारा किया गया था। यह स्तूप स्थापत्य की छत एवं सोपान शैली और इसकी तक्षित दीवारों की विलक्षणता के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ए कायस्थ, बी ब्राह्मण, सी राजमुखिया, डी राजपूत और मुसलमान अधिकारी, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या था आपका? ब्राह्मण। तो इसमें हमने ये बीच में पढ़ा था। व्याख्या देख लेते हैं। शाही दरबार से जुड़े हुए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर पुरस्कृत किया जाता था। ब्राह्मणों को दान की गई भूमि कर मुक्त होती थी। साथ ही साथ उन्हें सभी प्रकार के कर उगाने का विशेषाधिकार दिया जाता था। अनुदान प्राप्तकर्ता को वहां के अपराधियों को सजा देने का भी अधिकार था। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? ए भाग, बी भोग, सी उद्रंग, डी पेट, ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेट। व्याख्या देख लेते हैं। भाग, भोग और उद्रंग गुप्तकालीन भूमि कर था जबकि पेट एक ग्राम समूह था। तो आप ध्यान रखेंगे पेट क्या है इसमें? एक ग्राम समूह में। बाकी ये तीनों जो है वो भूमि कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राग विबोध ग्रंथ नाम के लेखक का नाम बताइए। ए सोमनाथ, बी कल्लड़, सी अमीर खुसरो, डी सारंगदेव। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ। व्याख्या देख सकते हैं। राग विबोध ग्रंथ के लेखक सोमनाथ हैं। कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ राज तरंगिणी है। यह एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो भारत काल से प्रारंभ होता है। ये हमने अभी पीछे कुछ क्वेश्चन में देखे थे तो उसका व्याख्या फिर से यहाँ पे। अमीर खुसरो की रचना ख्याल कव्वाली है। सारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे। इन्होंने संगीत रत्नाकर नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे दो तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी है? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी वररुचि, डी अमरसिंह। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा वररुचि। व्याख्या देख लेते हैं। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना वररुचि ने की थी। वररुचि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। तो ये जो कुछ पॉइंट है वो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कौन सा पूरे मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ए चालुक्य, बी चोल, सी सोलंकी, डी परमार, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चोल, बिल्कुल सही। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य चोल व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासित ग्रामीण संस्थानों के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। चोल शासकों के अधीन ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर से प्राप्त शिलालेखों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक है? ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी बाणभट्ट, डी चंद्रवर्धन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसे न केवल भारतीय अपितु पूरे विश्व साहित्य में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है? ए 20,000 वर्ष पूर्व, बी 10,000 वर्ष पूर्व, सी 6,000 वर्ष पूर्व, डी 2,000 वर्ष पूर्व। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10,000 वर्ष। प्रतिनूतन प्लीस्टोसीन काल 25.8 लाख वर्ष पूर्व से 11,700 वर्ष बीसी तक था, जिसकी समाप्ति रेडियो कार्बन वर्षों में 10,000 कार्बन 14 वर्ष बीसी के रूप में व्यक्त की गई है। इसमें यंगर ड्रायस कोल्ड स्पेल को शामिल करने के लिए दोहरा ग्लेशियर की नवीनतम अवधि शामिल है। छोटी ड्रायस का अंत लगभग 9,640 ईसा पूर्व में हुआ है। यंगर ड्रायस का अंत वर्तमान होलोसीन युग की आधिकारिक शुरुआत है, हालांकि इसे एक युगांतर माना जाता है। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? ए सोना, बी चांदी, सी ताम्र या तांबा, डी लोहा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार के आसपास के क्षेत्रों में नगरीकरण के लिए आवश्यक कुछ प्रमुख तत्वों जैसे शासक वर्ग का उदय, धर्म का प्रचलन, मुद्रा का प्रचलन, लेखन कला का ज्ञान आदि तत्वों का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसलिए इस काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण में लोहे का सबसे प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं? ए जनजातीय सिक्के, बी आहत सिक्के, सी नागा सिक्के एंड डी कुषाण सिक्के। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आहत सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, जो इस ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। इन्हीं को साहित्य में कारसापड़, पुराण, धरड़, शतमान आदि भी कहा गया है। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो ये आप 2-3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला तो आहत सिक्के सबसे प्राचीनतम है, और ये क्या थे? चांदी के टुकड़े थे। इनको क्या कहा जाता था? साहित्य में कारसापड़, पुराण, धरड़, शतमान आदि भी कहा गया है। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया था। तो ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्ठी, डी नंदनागिरी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरोष्ठी। प्राचीन भारत की 2 लिपि थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि को बाईं से दाईं और खरोष्ठी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। कॉलम ए में देख सकते हैं श्रेणी, करसाड़, पैठन, कल्याण लिखा है। और कॉलम 2 में सिक्का, मंडी, समुद्री, बंदरगाह, व्यापारिक संघ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, जिसमें देख सकते हैं कि ए का हो जाएगा व्यापारिक संघ, बी का हो जाएगा सिक्का करसापड़ भी हमने पढ़ा था, सी का हो जाएगा मंडी और डी का हो जाएगा समुद्री बंदरगाह। देख सकते हैं करसापड़, सिक्का हो जाएगा, पैठन मंडी हो जाएगा,
कल्याण समुद्री बंदरगाह हो जाएगा और शिरडी व्यापारी संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? ए ओम, बी श्री, सी डी राम। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। इस शब्द के 3 अक्षर अ, उ, अ में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की उपस्थिति है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। नालंदा बिहार गुप्त काल में अध्ययन का विख्यात केंद्र था। बिहार को गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा दान प्रदान किया गया था। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 1193 ईस्वी में इसको अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ए भीमसांग स्मारक, बी महावीर का जन्म स्थान, सी पाली अनुसंधान संस्थान, डी संग्रहालय। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान संस्थान। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? ए एलिफेंटा, बी अजंता, सी एलोरा, डी रामगढ़। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलोरा। व्याख्या देख लेते हैं। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किमी पश्चिम उत्तर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं और इनमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतर पर बनी है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि 34 शैलकृत गुफाएं जिसमें 1 से 12 बौद्ध हैं, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैनियों के बारे में है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। शैल चित्रों में अलंकित बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? ए मेकल, बी बारबरा, सी विंध्याचल, डी अमरावली। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विंध्याचल। व्याख्या देख लेते हैं। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इस गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो विंध्याचल जो गुफा है इसका किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से। यह गुफा बाधनी नदी के तट पर है। इन गुफाओं का निर्माण लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए लुम्बिनी, बी कपिलवस्तु, सी रुक्मिणीदेवी, डी पिपरहवा। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी पिपरहवा। पिपरहवा स्तूप का निर्माण शाक्यों द्वारा किया गया था। यह स्तूप उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के पास है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों का विभाजन हुआ। इन अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूप निर्मित हुए, जिसमें से एक पिपरहवा है। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो उनके 8 अवशेष थे और उन पे क्या हुआ? 8 स्तूप निर्मित हुए, जिसमें से एक पिपरहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। ए 515 ईस्वी, 520, बी 525 से 529, सी 545 से 552, डी 592 से 597। ये कोई नहीं है, एक से अधिक। ये हो जाएगा। चीनी यात्री सुंगयुन ने 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। सुंगयुन ने 518 ईस्वी में सीवी चित्तौड़गढ़ के स्तूपों की यात्रा की थी और कहा था कि इस जगह वे दाने मिलते हैं जो आग में भी नहीं जलते। लोग तापघात से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित किया। इस क्वेश्चन करते हैं। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भास। क्या देख लेते हैं। सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का श्रेय महाकवि भास को है। स्वप्नवासवदत्ता भास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। यह रचना राजा उदयन एवं वासवदत्ता की कथा पर आधारित है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती थे। टी गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों को खोज निकाला। अभिषेक, प्रतिज्ञा, योगंधरानारायण तथा उर्भंग भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव तथा रघुवंश की रचना की, जबकि भवभूति ने मालती माधव, उत्तर रामचरित की रचना की। राजशेखर के प्रमुख ग्रंथों में बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा आदि हैं। ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस क्वेश्चन पे धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/4, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। इसका हमने पढ़ा था कि 1/6 हिस्सा होता है, तो 1/6 इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों अर्थात सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग। प्राचीन भारत इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 से 300 ईसा पूर्व का समय सूत्र युग का समय था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिणीकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? ए संगीत, बी राजनीति, सी व्याकरण, डी धर्म। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भारवी, डी शूद्रक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शूद्रक। यहाँ देख सकते हैं शूद्रक मृच्छकटिकम कालिदास ने ऋतुसंहार मेघदूत लिखा है, बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा है और भारवी ने किराता जुनियन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित करें। तो स्तंभ 1 में देख सकते हैं नागानंद, हर्षचरित, तुगल का नामा, ताउर, नील दर्पण है। और स्तंभ 2 में बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अमीर खुसरो, राजा राम मोहन राय, अब्दे मालिक, पिशाची, दीनबंधु। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ए का आपका हर्षवर्धन होगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा, डी का चौथा हो जाएगा और ई का छठा हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। नागानंद हर्षवर्धन, हर्षचरित बाणभट्ट, तुगलनामा अमीर खुसरो, ताउलमो राजा राम मोहन राय तथा नील दर्पण दीनबंधु द्वारा रचित रचनाएं हैं। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, सी 670 ईस्वी में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ह्वेन सांग के बाद इत सिंह ने भारत की यात्रा की। इसने 671 से 695 ईस्वी तक के मध्य भारत भ्रमण किया। इसने इस दौरान नालंदा बिहार में रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। इत सिंह ने 60 बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी भी लिखी। तो हमारा ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है इस पार्ट के लिए। तो अभी इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार में जो भी तैयारी कर रहा हो भाई बहन, उसको शेयर करें। धन्यवाद।